अच्छा जी, पहला एमसीक्यू है आपके पास। accessory gland of male reproductive system are। अच्छा, इसमें ग्लैंड भी कह सकते हैं, वैसे ऑर्गन ज्यादा बेहतर है कि एक तो मेन ऑर्गन है आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के, जिसमें टेस्टिस, एपिडिडीमस, फॉस डिफरेंस वगैरह। उसके अलावा एसेसरी ऑर्गन्स क्या हैं? प्रोस्टेट, बल्बोयूट्रल ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा डी, ऑल ऑफ दी। ठीक है जी। नेक्स्ट है testes descend into the scrotum during the which month of gestation? तो इसका आंसर है 7th month of gestation। ठीक है जी। ओके, फिर नेक्स्ट है आपके पास टेस्टोस्टेरॉन इज secreted by which cells? तो सर्टोलाई सेल्स या सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स, लेडिक सेल्स या फिर स्पर्मेटोजोआ। इसका आंसर है लेडिक सेल्स, जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस भी कहते हैं, वहां से टेस्टोस्टेरॉन secrete होता है। सही हो गया। ओके जी। नेक्स्ट है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेमिनल वेसिकल्स? They form about 60% of the semen, secrete alkaline viscous fluid, या फिर associated with each bulbourethral glands, या फिर all of these। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, all of these। तो सेमिनल वेसिकल्स के बारे में ये सारी बातें सही हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट pH ऑफ सीमन इज 7 to 8, 7.2 से 7.7, या 9.2 से 9.9, या 11। तो इसका करेक्ट आंसर है बीटा, 7.2 से 7.7। अगर आप लोगों को ये नाप वैल्यू या पॉइंट्स वैसे भी ना याद हो, तो उसमें बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि पीएच ऑफ द सीमेन इज स्लाइटली अल्कलाइन। तो स्लाइटली अल्कलाइन से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि वो 7 से थोड़ी सी ऊपर होगी। 9 या 11 तो यानी ज्यादा अल्कलाइन हो जाएगा ना, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन हो जाएगा, और उससे कम होगा तो वो एसिडिक हो जाएगा। हम 7 to 8 भी इसी रेंज में आता है। हाँ, 7 to 8 भी इसी रेंज में आता है, लेकिन बहरहाल एग्जैक्ट 7.2 से 7.7। अच्छा जी, फिर है द यूजुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, दैट इज एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स। ये भी आप सबको पता ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत आता होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड इन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर बाय फेलोपियन ट्यूब्स, कॉर्पस लूटियम, प्लेसेंटा या फिर ओवी। तो इसका आंसर है प्लेसेंटा। ये बात याद रखने की है कि ड्यूरिंग नॉर्मल जो सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें भी, और ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी, जब तक प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं हुई होती तब प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन कॉर्पस लूटियम से होती, तब तक कॉर्पस लूटियम से होती है। और जब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो जाती है ड्यूरिंग द अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो फिर प्लेसेंटा ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। ठीक है, और वो टुवर्ड्स दैट टिल द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी वही रिलीज कर रहा होता है। अच्छा जी, ओव्यूलेशन इज प्रीसीडेड बाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन होती है ओव्यूलेशन से पहले, या फिर इंक्रीज इन एस्ट्रोजन सिंथेसिस होता है, या फिर एलएच सर्ज आती है, या फिर नन ऑफ दीस। तो इसका आंसर है एलएच सर्ज। तो अगर एलएच सर्ज नहीं होगी, जब तक एलएच सर्ज नहीं आती तब तक ओव्यूलेशन नहीं होती। मैम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, एक्सप्लेन में यह है कि एलएच सर्ज का आना, यानी कि इंक्रीज इन एलएच सिक्रीशन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी इज नेसेसरी फॉर ओव्यूलेशन टू हैपन। जब तक वहां से एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन नहीं होगी तब तक ओव्यूलेशन नहीं होगी। ठीक है ना। और ये बिल्कुल मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन होगी, यानी अगर एक नॉर्मल 28 डे साइकिल है तो फिर उसकी 14 डे पे होती है। ठीक है। और हाँ, ओव्यूलेशन से पहले एलएच सर्ज का आना जरूरी है। ये एमसीक्यू वो किसी भी तरह से दे सकते हैं आपको, यानी ये पूछ सकते हैं कि इस तरह से भी मेरा मतलब आ सकता है। मैंने देखा है कि ओव्यूलेशन के लिए विच हार्मोन इज नेसेसरी फॉर ओव्यूलेशन, या ओव्यूलेशन के लिए क्या होना, कौन सा स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो दैट इज एलएच सर्ज। ठीक है जी।
अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉमन इन वुमेन आफ्टर मेनोपॉज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एस्ट्रोजन या ओवेरियन एट्रोफी या फिर एलिच सर्ज या लैक ऑफ एस्ट्रोजन। इसका आंसर है लैक ऑफ एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है ऑन द बोन्स। इस वजह से क्या कहते हैं उसे, ड्यूरिंग जो चाइल्ड बेयरिंग एज है उसमें तो नहीं, लेकिन आफ्टर मेनोपॉज बहुत सारी वुमेन ऑस्टियोपोरोसिस फेस करती हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस लैक ऑफ एस्ट्रोजन। अच्छा, उसके बाद है बाय विच मैकेनिज्म डू एलएच एंड एफएसएच रिटर्न टू बेसलाइन लेवल्स। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है ना कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है, वो जो फिगर आप लोगों की बुक्स में बनी हुई है बहुत अच्छी फिगर है, जिसके ऊपर वहाँ पे एंडोमेट्रियल थिकनेस, एंडोमेट्रियल ग्रोथ उन्होंने शो की हुई है, नीचे आई गेस वो है, और ऊपर हार्मोन्स के लेवल्स शो किए हैं। अगर आप लोग उसको एक दफा अच्छे से समझने देखें ना, तो ये सारे हार्मोन्स विद देयर लेवल्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अच्छा, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट में जब आपके पास एफएसएस इंक्रीज हो रहा है और फिर मिड में जाके एलएच भी, उसके बाद ये लेवल्स बेस लाइन पे क्या किस तरह से फॉल करते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड। इसका आंसर है चार्ली, सी ऑप्शन, नेगेटिव फीडबैक ऑन gonadotropin releasing hormone by estradiol. Estradiol is a type of estrogen. ठीक है, तो एस्ट्रोजन की सिक्रीशन की वजह से नेगेटिव फीडबैक जाता है आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी में, जो कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को नेगेटिवली इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो वहां से फिर एफएसएच और एलएच की सिक्रीशंस कम हो जाती हैं। फिर अच्छा, why when do progesterone levels rise to their highest point during the female hormonal cycle? तो इसका आंसर है बिटवीन ओव्यूलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सही है जी। आसानी से आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है। रफली बता रही हूँ अब ये डेज के हिसाब से, और वो तो आप फिगर से ज़्यादा अच्छा याद कर लेंगे, लेकिन रफली इस तरह से याद किया जा सकता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ बिफोर ओव्यूलेशन जो है वो एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा होते हैं, और ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो आपके पास एग्जैक्ट ओव्यूलेशन के डेज होते हैं 12 टू एग्जैक्ट डे 14 थेरेटिकली, और वैसे 12 से लेकर 16 डे तक इस तरह से, तो वहाँ पे एलएच का लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस एमसीक्यू में आपसे प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स का पूछा हुआ है, तो ये आ जाएगा बिटवीन ओव्यूलेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ आ रही है मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अच्छा, यस नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट द सरप्राइज एमसीक्यू है, a synovial joint is also known as which of the following। synovial joint का आसान लफ्जों में synovial joint का दूसरा नाम क्या है? दैट इज डेल्टा फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ठीक है जी, बहुत ही आसान था ये तो वैसे। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट accompanies sloughing of the endometrium during the menstrual cycle in a normal woman। ठीक है, जब एस्ट्रोजन की स्लफिंग हो रही होती है उसके साथ किस हार्मोन का लेवल जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है, तो इसका आंसर है आपके पास चार्ली, अ डिक्रीज इन बोथ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है जी, अच्छा जी, बाकी ऑप्शंस को अगर आप देखें तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इंक्रीजिंग प्रोजेस्टेरॉन तो बिल्कुल एंड ऑफ द मेंस क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो रही थी ना, नियर द जहाँ पे कॉर्पस लूटियम जब तक जाके फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ उस वक्त तो नहीं स्लैपिंग ऑफ एंडोमेट्रियम हुई थी, बल्कि उस वक्त तो ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा हुई होती है। एलएच सर्ज तो मिड ऑफ द साइकिल है, वहां पे भी एंडोमेट्रियम ग्रोथ ज्यादा हुई होती है। तो और इंक्रीज इन एस्ट्रोजन, ये पार्टली इसका आंसर बन सकता है, लेकिन नहीं सॉरी, अच्छा ये इंक्रीज लिखा हुआ, बट जब आपके पास स्लफिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम है वहां पे डिक्रीज इन बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा जी, व्हाट इज नोन जीनोमिक इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरॉन ऑन वास्कुलर स्मूथ मसल। इसका आंसर है वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है जी, नॉन जीनोमिक से का मतलब ये है कि वो यानी टेस्टोस्टेरॉन के जो फंक्शंस है वो
टेस्टोस्टेरोन क्योंकि स्टीरॉयड हार्मोन है और उसके जो भी फंक्शंस हैं वो थ्रू द साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर उसके मीडिएट होते हैं ना, लेकिन वो वाला कौन सा फंक्शन टेस्टोस्टेरोन है जो कि उस पाथवे से फॉलो नहीं होता, बल्कि वैसे ही डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अच्छा जी, फिर है आपके पास व्हाट कॉजेज मेनोपॉज। तो मेनोपॉज किस वजह से होता है? इसका आंसर है आपके पास डेल्टा, रिड्यूस्ड नंबर ऑफ follicles available in the ova or in the ovary for stimulation by gonadotropic hormones। सही है जी, ये है इसका आंसर। अच्छा जी, फिर है नंबर 16 ड्यूरिंग द वीक आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है, यानी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल endometrium thickness increases in thickness to 5 to 6 millimeters. What stimulates this increase in thickness? तो अगेन जैसे मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया कि सेकेंड हाफ में स्ट्रगल में प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होता है और वो कॉर्पस लुटियम से आ रहा होता है, तो इसका आंसर वही आपके पास प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कॉर्पस लुटियम। ठीक हो गया। अब बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन secretion of secretion of FSH and LH reach their lowest levels, and what is the cause of this low level of secretion? तो ये इस जैसे एमसीक्यू एक मेरे ख्याल ऊपर भी आया था, एक काइंड ऑफ रिपीटिशन है कि वो के सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिन इनकी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमिक जीएनआरएच और एफएसएच की सिक्रीशन के कम होने की वजह से। वो जो नेगेटिव फीडबैक वाला अभी ऊपर हमने एमसीक्यू किया है ना, उसमें भी यही बात है, ऑलमोस्ट यही बात है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है और वो सुप्रेस कर देता है जीएनआरएच की सिक्रीशन और एफएसएच की सिक्रीशन को, फिर यहाँ से एस्ट्रोजन और सॉरी फिर एफएसएच और एलएच का लेवल भी फॉल कर जाता है एट द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अच्छा जी, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 weeks ऑफ प्रेगनेंसी। तो एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, this is the hormone produced by the trophoblastic cells during the first 3 weeks। ठीक है, ये तो आसान सा था, आई होप आप सबको ही आता होगा। अच्छा जी, फिर है कॉज ऑफ इंक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी ऑफ यूट्राइन स्मूथ मसल्स टुवर्ड एंड ऑफ जेस्टेशन इज। हाँ, कि नॉर्मली यानी नॉर्मली नहीं, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ओवरऑल जो है वो यूट्राइन मसल्स की कॉन्ट्रेक्टिलिटी या उनकी एक्साइटेबिलिटी कम हुई होती है बिकॉज दे हैव टू प्रोवाइड रूम एंड स्पेस एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर द फीटस टू ग्रो। लेकिन टुवर्ड्स द एंड उसकी जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जब स्टार्ट हो जाती हैं एंड देन लेबर पेन्स एंड ऑल, तो वहाँ पे जो एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी हो जाती है यूट्राइन मसल्स की, उसका कॉज क्या होता है? So it is progesterone secretion, progesterone synthesis by the placenta decreases। ठीक है जी, प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन towards the end of gestation कम हो जाती है and that acts as a stimulus for uterine smooth muscles contraction। अच्छा, then again एक surprise MCQ है, which stomach enzyme digest proteins to polypeptides and that is pepsin। ये भी आसान सही था बहुत। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? इंक्रीज एरियल सिक्रीशन या इंक्रीज ऑक्सीटोसिन, डिक्रीज एस्ट्रोजन या बोथ है? इसका आंसर है इंक्रीज एस्ट्रोजन, और किसी हार्मोन को कुछ नहीं हो रहा बल्कि इंक्रीज ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन होगी। ठीक है जी। अच्छा, फिर है 22nd, what is the mechanism by which the zona pellucida becomes hardened after the penetration of a sperm cell to prevent a second sperm from penetrating? तो ये आपके पास इसका आंसर है डेल्टा, इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम इन उस oocyte। ठीक है, ये आपके पास वो जो है जोना पेलुसिडा रिएक्शन होता है जिसमें देयर इज हार्डनिंग ऑफ द जोना पेलुसिडा और उसके एक स्पर्म के एंटर होने के बाद कोई और दूसरा वो एंटर नहीं हो सकता। तो उस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है? इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम इन oocyte। ये वहां से क्वेश्चन है कि what is the mechanism behind? So that is increase in intracellular calcium।
फिर है negative feedback on FSH release from the anterior pituitary in men that results in a reduction in estradiol production is due to which hormone? So that is inhibin. Inhibin जो है वो negative feedback provide कर रहा होता है for FSH secretion in men. ठीक है जी. Next फिर again एक surprise MCQ है. What is the function of bile salts? और इसका आंसर है आपके पास बीटा टू emulsify lipids. ठीक हो गया. नेक्स्ट है which statement about the granulosa cells is not correct? They produce estrogen and they produce estrogen and inhibin. They form a single layer around the primary follicle. They form the corpus luteum. Or one of them will develop into ovum. तो इसका करेक्ट आंसर है डेल्टा कि one of them will develop into ovum. सही है जी. मैम इसे एक्सप्लेन करते हैं. जी इसे एक्सप्लेन करते हैं. इसको एक्सप्लेन कर दूं. अच्छा, ग्रैनुलोसा सेल्स ओवरी के अंदर आपके पास ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे. तो ग्रैनुलोसा सेल्स आर बेसिकली द सपोर्टिंग सेल्स. वो वाले सेल्स नहीं होते कि जिन्होंने ओवरी बनना होता है. वो आपके पास प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte और फिर प्राइमरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स, ग्राफिन फॉलिकल्स, वो सारे होते हैं ना. तो granulosa cells are the supporting cells. They will not develop into ovum. So this is incorrect statement. ठीक है जी. अच्छा, what is the function of epididymis? इसका आंसर है आपके पास बीटा, stores sperm and facilitates their maturation. सही है जी. और sperms gain motility as they pass through which structure? इसका आंसर है आपके पास ductus deferens. कि पहले वो immotile होते हैं and as they pass through the vas deferens so they gain motility. ठीक है जी. फिर है what does gonadotropin releasing hormone stimulate? ठीक है जी. GnRH जो hypothalamus से secrete होता है वो क्या काम करवाता है? वो कराता है production of estrogen and progesterone. सही है. ये भी बहुत आसान था. फिर है आप लोगों के पास सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर. इसका आंसर है चार्ली, मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव एंड स्क्रीटरी. फिर है लास्ट क्वेश्चन, व्हिच सेल्स प्रोड्यूस द मेजॉरिटी ऑफ एस्ट्रोजेंस? इसका आंसर है ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ द फॉलिकल. ठीक है जी. एस्ट्रोजन आपके पास कहाँ से सीक्रेट होते हैं? ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ द ओवरी, वो एस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं. So this was all about today's MCQs. किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें.